मैं डॉक्टर जयप्रकाश, इतिहास विभाग, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आज हम लोग जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इतिहास विषय के सेमेस्टर 4 का मेजर 5। आज हम लोग मेजर 5 में पढ़ेंगे कि हर्ष की दिग्विजय यात्रा कैसी थी। हम लोग जानते हैं कि थानेश्वर के राजा हर्ष 606 ईस्वी में राजा बने। राजा बनने के पश्चात उनके समक्ष कुछ चुनौतियां थी, जैसे उन्हें अपनी बहन को सुरक्षित निकालना था। वह पश्चिम के तरफ आक्रमण करके अपनी बहन को खोजकर बहन को सुरक्षित थानेश्वर लाते हैं। इस क्रम में उन्होंने कन्नौज को जीता। अब इसके बाद दिग्विजय हर्ष जो है अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। हर्ष ने अपने शुरू के 6 वर्षों में ही पूरे दिग्विजय यात्रा के लिए निकल पड़े और उत्तर भारत को रौंद कर उन्हें अपने अधीनस्थ राजा बनाया। यह बात है कि उन्होंने थानेश्वर में बड़ी सैनिक तैयारी की। तैयारी करने के बाद वह दिग्विजय के लिए निकले। दुर्भाग्य से जो दिग्विजय की यात्रा थी, शशांक के विरुद्ध उन्होंने जो कार्यवाही की, इनका कोई विवरण हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाणभट्ट ने यह अपने रचना में नहीं लिखा कि उन्होंने कैसे कैसे कहां कहां आक्रमण किया और कैसे जीता। क्योंकि पूरे भारत जानता था कि हर्ष अपने विजय अभियान से समूचे को रौंद दिया है, तो बाद में बाणभट्ट ने इस चीज की पुनरावृत्ति अपने ग्रंथ में करने की नहीं सोची। अब बात आती है कि यदि बाणभट्ट ऐसा नहीं करते हैं तो कैसे जानकारी प्राप्त हुई। तो इसकी जानकारी हमें ह्वेनसांग का विवरण हो या उस समय के जो अन्य राजा हैं, उन राजाओं के जो ताम्रपत्र है, जो अभिलेख है, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। हम लोग जानते हैं कि ह्वेनसांग की जो विवरण है, जिस पुस्तक की नाम है सी यू की, इस विवरण में इन्हें हर्ष को शीलादित्य कहा गया है। उन्होंने कहा गया है कि उसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण किया और उन्हें जीता। उन्होंने पूरब के राजाओं पर आक्रमण किया, उन्हें जीता, उन्हें अपने अधीनस्थ शासक बनाया। इस तरह वह निरंतर, हर्ष कहते हैं कि 6 वर्षों तक युद्ध करता रहा और 6 वर्षों में ही उन्होंने पंच भारत जो उस समय था उसे अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद हर्ष बोलते हैं कि आगे के 30 वर्षों तक वह बिना युद्ध किए अपने राज्य में शासन करते रहा, लेकिन यह बात सही प्रतीत नहीं होती है। हम देखते हैं कि 6 वर्षों में यदि 606 में बना तो 612 ईस्वी तक पूरा वह अपना अभियान कर लिया। तो गौर अभियान कब किया? क्या 612 तक किया? नहीं, उन्हें हम लोग 637 के लगभग मानते हैं। तो कैसे मान लें कि हर्ष ने 6 वर्षों में ही सारे पंच भारत को जीत लिया? यहाँ पर हम लोग हर्ष की बात को, ह्वेनसांग की बात को नकारते हैं, क्योंकि अन्य साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि गौर अभियान उनका बाद में हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ह्वेनसांग का पहला गौर अभियान, गौर विजय। गौर हम लोग किसको कहते हैं? आज के बंगाल प्रदेश को गौर कहते हैं। तो हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि हर्ष की दिग्विजय यात्रा जो है वह गौर के साथ बड़ी सैनिक तैयारी के साथ हुई थी। बाण जो है वह गौर के राजा को निकृष्ट कहता है। गौर के राजा शशांक थे, वह बौद्धों पर बड़ी अत्याचार करते थे और गंजाम अभिलेख में यह स्पष्ट होता है कि वह 619 ईस्वी में उसका अंतिम ईस्वी बताता है कि ह्वेनसांग कहता है कि जब वह
बंगाल गौड़ प्रदेश में गए थे, जब वह बोधि वृक्ष देखने गए थे, उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बोधि वृक्ष वह 637 ईस्वी में देखने गए थे और उनसे पहले ही शशांक की मृत्यु हो गई थी। तो कुछ लोग उनकी इस बात से 619 ईस्वी में उनका अंतिम मानते हैं कि 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो गई होगी। कोई प्रमाण नहीं है। गंजाम अभिलेख में कहा गया है कि गंजाम के जो शासक थे माधवराव महाराजाधिराज, जो श्री शशांक के अधीन शासन कर रहे थे, तो वह जो है वह 637 ईस्वी का है गंजाम अभिलेख। तो हम कैसे मान ले कि 619 ईस्वी में ही शशांक की मृत्यु हो गई थी? यहाँ भी इस बात को नकारा जा सकता है। तो जो ताम्रपत्र या अभिलेख से ज्ञात होता है उससे हम इसे आगे भी मान सकते हैं। अब आता है कि गंजाम अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हर्ष बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उसका राज्य फैला हुआ था। अब इस आधार पर रखाल दास बनर्जी कहते हैं कि शशांक को पराजित करके ही उसके राज्य पर हर्ष ने अधिकार किया होगा और शशांक उसके अधीनस्थ राजा के रूप में राज्य किया होगा, ऐसा रखाल दास बनर्जी मानते हैं। लेकिन आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मत है कि शशांक के मृत्यु के पश्चात ही हर्ष गौड़ राज्य को अपने अधीन किया होगा। उनका कहना है आरसी मजूमदार का कि हर्ष के राज्यारोहण के 30 वर्ष के बाद ही ऐसा हो पाया होगा। तो अब बात आती है कि उनके राज्यारोहण 606 ईस्वी में हुआ, उसके 30 वर्ष के बाद ऐसा हुआ होगा, तो 636-37 में हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में हर्ष के अभियान में पश्चिम बंगाल और गंजाम का क्षेत्र 637 ईस्वी में मिला होगा। तो फिर हम लोग ह्वेनसांग की बात को यहाँ नकार देते हैं कि 612 तक ही वो उन्होंने समूचे भारत को जीत लिया। इस बात की पुष्टि नहीं होती है। तो इस आधार पर आरसी मजूमदार कहते हैं कि 637 ईस्वी में हुआ होगा। तो अब गौर में हर्ष के राज्य में कब आया होगा? तो 619 से लेके 637 के बीच कभी भी हर्ष के राज्य में वह मिला होगा। साक्ष्य के अभाव में हम लोग बाने ह्वेनसांग की बात को नकारते हैं और 619 से 637 ईस्वी मानते हैं। अब इसके बाद हर्ष ने दूसरा अभियान उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर आक्रमण किया। अब आता है कि जब उत्तर भारत को जीतने के लिए हर्ष निकला तो हर्ष को टाइटल राजा के रूप में सकल उत्तरोपथनाथ की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। इनका साधारण अर्थ है कि समस्त उत्तर भारत का स्वामी उन्हें माना गया। अब समस्त उत्तर भारत का स्वामी माना गया, ऐसी उपाधि उनकी दी गई, लेकिन इनका समुचित व्याख्या करना संभव नहीं है। इसका मतलब समूचे उत्तर भारत का मतलब आर्यावर्त से लेना होगा, तो पूरे आर्यावर्त में इनका शासन नहीं था। आर.एस. त्रिपाठी जो इतिहासकार हैं उनको कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक उनकी सभी भूमि पर कब्जा था। ऐसी बात नहीं है। ह्वेनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि उसके राज्य में समूचे उत्तर भारत नहीं था। अब ह्वेनसांग सावधानी पूर्वक बात करते हैं कि उनके राज्य में स्वतंत्र राज्य कुछ थे, जैसे कपिस, जालंधर, कश्मीर, बैराट, मथुरा, मतिपुर, सुवर्ण गोत्र का देश, कपिल वस्तु, नेपाल, महाराष्ट्र, भरौच, वल्लभी, गुज्जर प्रदेश, उज्जैन, बुंदेलखंड, महेश्वर, सिंध और कामरूप, ये ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र उस समय थे और हर्ष के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके शासन कर रहे थे। ऐसी बात ह्वेनसांग कहते हैं।
अब आता है कि ऐसी बात यदि है तो हर्ष के प्रदेश में सम्मिलित कौन कौन थे। तो इस बात को लेके ह्वेनसांग मुकदर्शक हो जाते हैं, उनके प्रशासन के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तो अब हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हर्ष के समय में 6 प्रकार के साम्राज्य के अंतर्गत प्रदेश थे। तो पहला प्रदेश कौन होगा, यानी कि हर्ष कहाँ के राजा थे, उनके पैतृक संपत्ति कहाँ से मिली थी, थानेश्वर से। अपने भाई या अपने पिता के द्वारा उन्हें थानेश्वर का राज्य बनाया गया था, जो उन्हें उत्तराधिकार में मिला था। अब इस थानेश्वर के अंतर्गत सम्मिलित कौन कौन से क्षेत्र थे, तो इस थानेश्वर के अंतर्गत कुल्लू घाटी थे, इस थानेश्वर के अंतर्गत सरहिंद थे, और इन 2 प्रांतों के ही शासक हर्ष थे, जो उन्हें 606 ईस्वी में मिला था। इसके बाद आता है कि हर्ष जो है वह जो मौखरी शासक कन्नौज, जो उनकी बहन के पति की हत्या करके वहाँ दूसरे ने, कन्नौज के शासक ने हथियार लिया था, अपनी बहन की खोज के क्रम में उन्होंने कन्नौज को पराजित किया। तो कन्नौज प्रांत के अंतर्गत जो भी प्रदेश थे वह सब अब कहाँ आ गए, हर्ष के प्रदेश में आ गए। तो इसमें कौन कौन से थे, इसमें सूद था, इसमें गढ़वाल कुमायूं था, इसमें रामपुर था, इसमें पीलीभीत था, इसमें पूर्वी रुहेलखंड था, इसमें एटा जिला था, इसमें अयोध्या था, इसमें रायबरेली था, प्रयाग था, कौशाम्बी था, इसमें श्रावस्ती था, इसमें रामग्राम था, इसमें कुशीनगर था। ये सब उन्होंने मौखरी शासक को पराजित करके अपने प्रदेश में सम्मिलित किया था। यह इनका दूसरे प्रकार के राज्य थे। तो पहले हम लोग उनके थानेश्वर वाले क्षेत्र देख लिए, फिर उनकी बहन के साथ जो उन्होंने अपनी बहन के हत्यारा से जो अपनी बहन के राज्य छीना था वह हो गए। अब आता है तीसरे प्रकार के राज्य। अब तीसरे प्रकार के राज्य में हम लोग देखते हैं कि आज का बनारस का क्षेत्र, आज के गाजीपुर का क्षेत्र, आज का हम वर्तमान में जहां वैशाली में है उसका क्षेत्र, बज्जी संघ का क्षेत्र, इन सभी प्रदेशों को जब हर्ष अपने दिग्विजय अभियान में निकला तो इन प्रदेशों को अपने ताकत के बल पर जीता। अब चौथा श्रेणी के राज्य कौन है, तो चौथे श्रेणी के राज्य हैं मगध, मुंगेर और भागलपुर। अब इन क्षेत्रों में जब हर्ष गौड़ पर अभियान किया था, बंगाल के शासक शशांक पर अभियान किया था, तो इस क्रम में इन 3 प्रदेशों को उन्होंने जीता और इन 3 प्रदेशों को उन्होंने माधव गुप्त को अपना सामंत बना के उन्हें शासन करने के लिए सौंप दिया। अब 5वां प्रकार के प्रदेश हैं जिसमें राजमहल, पुलवर्धन, समतट, ताम्रलिप्ति, कर्ण, सुवर्ण तथा उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र जो है हर्ष ने अपने विजय से प्राप्त किया। जब वह उड़ीसा के तरफ बढ़े तो आज के जो झारखंड का एरिया है जिसमें हम लोग राजमहल, पुंडवर्धन, समतट, ताम्रलिप्ति, कर्ण, सुवर्ण और उड़ीसा, इन सब प्रांतों पर उन्होंने जब बिहार जीतने के बाद आगे बढ़े तो इनको जीतते हुए वो लोग उड़ीसा गंजाम में पहुंचे थे और इन पर हर्ष का प्रत्यक्ष शासन था, क्योंकि इन प्रदेशों को हर्ष ने स्वयं जीत के अपने राज्य में सम्मिलित किया था। हर्ष का अगला अभियान उड़ीसा था, गंजाम था, इसको हर्ष ने जीता। ह्वेनसांग इसका वर्णन करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शशांक के मृत्यु के पश्चात यह क्षेत्र स्वतंत्र हो गया था और हर्ष को इसे जीतना आवश्यक था और अपने राज्य में शामिल करना जरूरी था, क्योंकि ये प्रदेश हर्ष के राज्य के लिए खतरा साबित हो सकते थे। तो हर्ष ने
637 ईस्वी में इन पर आक्रमण करके गंजाम को अपने अधीन किया। तो ह्वेनसांग कहता है कि हर्ष ने 6 वर्षों में विजय का कार्य पूरा कर लिया था। जब तक उसने 5 भारतों पर अधिकार नहीं कर लिया था तब तक युद्ध करता रहा। इन 5 भारतों से उसका तात्पर्य कौन कौन था, जिसका ह्वेनसांग वर्णन करते हैं कि उन्होंने 5 भारत को जीता था? तो पूर्वी पंजाब, जिसे हम लोग सारस्वत मंडल कहते हैं। दूसरा था कानकुब्ज, उत्तर प्रदेश से नर्मदा नदी तट के प्रदेश था। तीसरा था गौड़, बंगाल। चौथा था मिथिला, बिहार। और पंचमा था उत्कल, उड़ीसा। यानी कि इन 5 प्रदेशों को उन्होंने 629 ईस्वी तक जीत लिया था। और इसके बाद ही उन्होंने गंजाम पर आक्रमण किया था। और इसके बाद उन्होंने गंजाम को जीत के अपना उत्तर भारत के अभियान पूरा किया था। तो उड़ीसा तक, उत्तर भारत तक जो हर्षवर्धन के राज्य में सम्मिलित थे। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग वल्लभी पराक्रमण और हम लोग पुलकेशिन के साथ युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो दक्षिण अभियान था। थैंक यू।